थोड़ा मुझे याद दिला दिया करो। ठीक है, जो डेटा आप यूज़ कर रहे हो वो फॉल्सिफाइड नहीं होना चाहिए, वो एक्यूरेट डेटा होना चाहिए, ठीक है। और एक चीज़ है जो कि आप मतलब जो सोच रहे हो कि ये प्रूव करना है उसी को प्रूव नहीं करना है। मतलब मान लो आप रिसर्च कर ही इसीलिए रहे हो क्योंकि आपको कुछ सर्टेन चीज़ प्रूव करना है और पता है वो चीज़ कि ये हो जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं करना है, जो चीज़ है उसको उसी तरह दिखाओ, ठीक है। ठीक। और मिस रिप्रेजेंट ठीक भी है। नहीं करना है, डेटा का मिस रिप्रेजेंट नहीं करना है कभी भी, ठीक है। और क्या करना है, जो सैंपल्स है उनका प्राइवेसी वगैरह भी क्या ध्यान रखना है, क्लियर। उनका प्राइवेसी वगैरह कभी भी लीक नहीं करना है, मतलब जो डेटा वगैरह लिया उनसे वो उन्हीं तक रहने दो, वो डेटा उन्हीं तक रहने दो, मतलब रिसर्च तक ही रहने दो। वो दुनिया के सामने लाना एक मतलब गुना टाइप का है वो, मतलब रिसर्च का एथिक्स का वायलेशन होता है वो, ठीक है। हेलो। हाँ ठीक। यस हाँ सर। ठीक है। ओके। यस सर। ऐसे कुछ केसेस ऑथरशिप में भी आता है, मतलब जो रिसर्च का ऑथर होता है ना उसके केस पे भी आता है ऐसा कुछ चीज़ें। कैसे आता है, मान लो कि कोई एक ऑथर है, मतलब किसी एक अभी पेपर बेचा जाता है पता है। कोई एक काम कर रहा है तो उसके लिए मतलब पेपर बेच दिया किसी को, बस वो अपने हिसाब से प्रेजेंट कर दिया, तो वो भी नहीं करना है। जिसका जो काम है उसी का वही क्रेडिट वगैरह दे के पेपर प्रेजेंट करना है या फिर पेपर पब्लिश करना है या फिर थीसिस, ठीक है। और एक होता है क्या, आपका पेपर प्रेजेंट मतलब पब्लिश नहीं हो रहा है, आपने क्या किया किसी एक अच्छे मतलब किसी एक अच्छा प्रोफेसर या फिर अच्छा कोई वाइस चांसलर वगैरह जो है उनका नाम जोड़ दिया अपने पेपर में, तो क्या करेगा जो पब्लिकेशन हाउस है वो कंसिडर करेगा कि अच्छा इतना बड़ा नाम है इसके साथ, तो इसको पब्लिश कर देते हैं। ये भी एक टाइप का रिसर्च एथिक्स का वायलेशन है, मतलब ऑथरशिप का वायलेशन है। और कभी क्या होता है कि कोई मान लो मेरा भाई बंधु कुछ है, उसका नाम भी जोड़ देते हैं, चलो उसका भी एक पेपर बन जाएगा, वो भी जब काम करेगा मेरा भी नाम जोड़ देगा। ये भी एक मतलब खराब प्रैक्टिस है, एक मैल प्रैक्टिस है बोल सकते हैं इसको, ठीक है। ये सबको अवॉइड करना है। डिसर्टेशन पब्लिकेशन। डिसर्टेशन। डिसर्टेशन पब्लिकेशन होता है ना हाँ होता है। ऐसा। बस जो इस पे पब्लिश करना चाहते हो उसका नॉर्म फॉलो करना चाहिए। हर पब्लिशर का एक वो होता है अपना अपना क्या बोलते हैं उसको, अपना अपना कुछ रेगुलेशंस होता है, उसको फॉलो करना चाहिए बस, ठीक है। ना ये जो डेटा एनालिसिस वगैरह होता है ये कुछ सॉफ्टवेयर्स में होता है, ठीक है ना। इसके लिए कुछ कुछ सॉफ्टवेयर्स जरूरी है। उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है एस पी एस एस। इसका फुल फॉर्म याद रखना जरूरी है, आता है वेस्ट बंगाल सेट पे आया था 2 साल पहले। उसका था स्टैटिस्टिकल पैकेज फॉर सोशल साइंस, एस पी एस एस स्टैटिस्टिकल पैकेज फॉर सोशल साइंस, ठीक है। और एक होता है इसके क्वांटिटेटिव के लिए, क्वांटिटेटिव डेटा के लिए ये एस पी एस एस है। और एक होता है आर, आर बोल के एक सॉफ्टवेयर है वो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इन दोनों पे ही काम होता है ज़्यादातर, तो मोस्टली एस पी एस एस पे काम होता है, ठीक है। मोस्टली एस पी एस एस पे काम होता है। बाकी ये स्टेटा सैस ये सब उतना कन्वीनियंट नहीं है, मतलब ये भी यूज़ होता है लेकिन उतना कन्वीनियंट नहीं है। मोस्टली आपको मिलेगा एस पी एस एस पे ही काम करता हुआ मिलेगा, जितना भी डिजर्टेशन वगैरह है और जितना भी थीसिस वगैरह है वो सब एस पी एस एस पे काम करते हुए मिलेगा। और एक है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, एम एस एक्सेल होता है ना, जैसे एम एस वर्ड एम एस पी पी टी एम एस एक्सेल वैसे होता है। एम एस एक्सेल पे भी काम कर सकते हो लेकिन वो डेडिकेटेड नहीं है, वो इस चीज़ के लिए डेडिकेटेड नहीं है। वो बहुत थोड़ा मतलब टाइम कंज्यूमिंग है उस पर काम करना। वो आप कुछ चार्ट वगैरह बनाना चाहते हो, कुछ छोटा मोटा कैलकुलेशंस करना चाहते हो तो उसके लिए सही है, लेकिन एनोवा एनकोवा कोरिलेशन ये सब के लिए डेडिकेटेड नहीं है वो चीज़, टाइम कंज्यूमिंग है बहुत, ठीक है। फिर आता है क्वालिटेटिव। एसपीएसएस का फुल फॉर्म याद रखना, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है, स्टैटिस्टिकल पैकेज फॉर सोशल साइंसेस। अब इस पे आता है क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव पे एटलास टी आई, क्यू डी ए मिनर,
टीम एनालाइजर, एन विवो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस पे काम होता है। अब इस सॉफ्टवेयर का नाम याद रखना है आपको, बस नाम। मान लो कि चार पांच आ गया, तो उनमें से कौन सा है, कौन सा क्वालिटेटिव के लिए यूज़ किया जाता है, या फिर कौन सा सॉफ्टवेयर स्टैटिस्टिकल प्रोग्राम्स के लिए यूज़ किया जाता है, ऐसा टाइप का क्वेश्चन आता है। ठीक है, एक है देखो मेंडले, मेंडले, और एक है जोटेरो, ये सब रेफरेंसिंग के लिए यूज़ किया जाता है, ये सब। ठीक है ना, देखो फोर मेथड्स ऑफ नोइंग, हमारे पास जो भी नॉलेज आता है वो कैसे आता है, नॉलेज हमारे पास जो भी नॉलेज आता है वो कैसे आता है। एक तो देखो मेथड ऑफ टेनासिटी, टेनासिटी मतलब क्या है, इन्फ्लुएंस्ड बाय एस्टैब्लिश्ड पास्ट बिलीव्स, जो कि मानते आ रहे हैं हम, जो कि पहले से मानते आ रहे हैं, उसी को बोलेंगे मेथड ऑफ टेनासिटी। ठीक है, उस टाइप का नॉलेज को, मतलब मेरे पूर्वज भी मानते आ रहे हैं, मैं भी मानते आ रहा हूँ, इस टाइप को नॉलेज को बोलेंगे मेथड ऑफ टेनासिटी। ठीक है, और एक है देखो मेथड ऑफ ऑथोरिटी, ऑथोरिटी का मतलब है, देखो कोई एक अच्छा व्यक्ति या फिर अच्छा कोई एक ऑर्गेनाइजेशन कुछ बोल दिया, कुछ एक अच्छा लोग बोल दिया, या फिर कोई एक एस्टेब्लिश बोल सकते हैं, वो बोल दिया तो मैं उसको मानने लग गया। ठीक है, समझ में आया, मतलब मान लो कि मान लो कि कोई एक, क्या बोल सकते हैं, कोई एक मान लो अच्छा प्लेयर, मान लो कि मेसी। ठीक है, मेसी एक बोल दिया कि ये ट्रेनिंग करो, फुटबॉल के लिए अच्छा है, मतलब फुटबॉल का सॉकर एबिलिटी बढ़ाने के लिए अच्छा है, तो मैंने मान लिया कि मेसी ने बोल दिया तो अच्छा ही होगा। ठीक है, मे भी हो सकता है वो गलत है, मेसी एक रिनाउंड प्लेयर है वो तो मैं मान रहा हूँ, लेकिन मे भी हो सकता है कि उसका प्रेडिक्शन या फिर जो उसका नॉलेज है इस बारे में वो गलत हो। उसके लिए हमें टेस्ट करना चाहिए ना उस चीज़ को, उस ट्रेनिंग को टेस्ट करना चाहिए, वेरियस प्लेयर्स वगैरह के ऊपर देखे। समझ में आया, समझ में आया। फिर आता है यस प्रायोरी यस। मेथड, जो नेचुरल फिनोमेनन है उसको हम मानते हैं ना कि ट्रूथ मतलब ट्रूथ है, सही बोलना चाहिए, झूठ मत बोलो, एल्डर्स का ओबे करो, मतलब कुछ डिसिप्लिन लाइफ जियो, ये सबको बोलते हैं प्रायोरी मेथड, जो कि नेचुरली ट्रूथ है, तो सच है जो चीज़। ठीक है, फिर आता है मेथड ऑफ साइंस, मतलब जो साइंस वगैरह से इस्टेब्लिश्ड है, टेस्ट वगैरह करके, ऑब्जेक्टिव सेट करके जो इस्टेब्लिश्ड हुआ है उसको बोलेंगे मेथड ऑफ साइंस। ठीक है, देखो इसका क्वेश्चन भी आया प्रीवियस में, जल्दी इसको करो। ट्राई करो जल्दी, सामने ही खुला हुआ है। ए Production one. बोलो कि ए कर्लिंगर के हिसाब से, जो कर्लिंगर है ये लोग, इसके हिसाब से मेथड कौन सा है, मतलब नॉलेज गैदर करने का। थोड़ा धीरे बात करो, थोड़ा धीरे बात करो। फोर अप्रोचेस जो है वो कौन कौन सा है। ठीक है, ठीक है, एक होता है मेथड ऑफ टेनासिटी, था ना मेथड ऑफ टेनासिटी, फिर सर फिर इंट्यूशन भी तो है। कौन सा, मेथड ऑफ इंट्यूशन। सारे हैं लेकिन अकॉर्डिंग टू कर्लिंगर, ये भी है मेथड ऑफ क्रिएटिविटी, नॉन फंक्शनलिटी, सब कुछ है, मतलब सब कुछ एग्जिस्ट है, लेकिन अकॉर्डिंग टू कर्लिंगर कौन कौन सा है। टेनासिटी, प्रायरी मेथड, ये सब है। ठीक है ना, ऑथोरिटी, ये देखो ऑथोरिटी है। ठीक है, मेथड ऑफ साइंस, ये सब। ठीक है, ठीक है ना, और इसको वो क्या नाम है, प्रायरी,
प्रायरी को इंट्यूशन भी बोलते हैं, मेथड ऑफ इंट्यूशन, ठीक है। बाकी सारे भी है, ये भी है, बाकी सारे भी है, लेकिन ये अकॉर्डिंग टू द कर्लिंगर नहीं है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द कर्लिंगर यही चार है। दिस फोर आर द वे or the approaches to know anything or to gather the knowledge। समझ में आया? अकॉर्डिंग टू कर्लिंगर, और कर्लिंगर के बेसिस पे ही क्वेश्चन आता है, बाकी वो छोड़ो, बाकी उस पर कुछ नहीं आता है इस, क्योंकि ये बहुत अच्छा एक रिसर्चर है, बहुत अच्छा, मतलब पढ़ोगे इसके बारे में तो बहुत अच्छा रिसर्चर है कर्लिंगर, ठीक है ना, एजुकेशन का फील्ड। फिर आता है रिलायबिलिटी, रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी, रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी, और एक होता है ऑब्जेक्टिविटी। ये तीन का नाम सुने हो? रिलायबिलिटी, yes वैलिडिटी sir. और Yes, sir. ऑब्जेक्टिविटी। रिलायबिलिटी का मतलब क्या है, देखो, आप एक चीज़, एक मिनट, एक फोटो ऐड किया था मैंने, हाँ ये देखो, देखो ये एक मान लो बुलसाई है, जैसे कि आर्चरी में होता है ना, आर्चरी में होता है, ऐसे देखो आर्चरी में या फिर शूटिंग वगैरह में होता है। तो मान लो कि Yes, आप sir. बार बार इसी जगह हिट कर रहे हो, आप बार बार इसी जगह पे हिट कर रहे हो, तो ये क्या हो गया, बार बार सेम रिजल्ट दे रहा है, ये हो गया रिलायबिलिटी, इसको हम बोलते हैं रिलायबिलिटी, इसको हम बोलते हैं रिलायबिलिटी। जो Uniformity of the test. जो टेस्ट कर रहे हो उनका रिजल्ट सेम आ रहा है, बार बार जितना भी कर रहे हो सेम आ रहा है, इसको हम बोलते हैं रिलायबिलिटी, Consistency of the test. कंसिस्टेंसी ऑफ द टेस्ट, कंसिस्टेंसी ऑफ द रिजल्ट, ठीक है, उसको हम बोलेंगे रिलायबिलिटी। अब देखो सेकंड केस क्या है, एक तो इधर लगा शॉट, एक इधर लगा, एक इधर लगा, मतलब इसका रिलायबिलिटी जीरो, वो रिलायबिलिटी। अब वैलिडिटी देखो क्या है, जो चीज़ नापना चाहता था वही नाप रहा है, बीच में आ रहा है, जो चीज़ नापना चाहता था वही चीज़ नाप रहा है, तो ये हो गया वैलिडिटी। मतलब वैलिडिटी कैसा होता है, मान लो कि आप वेट मशीन, मतलब वेट नापने के लिए आप वेइंग मशीन यूज़ कर रहे हो, ये हो गया वैलिडिटी। और अगर वेट नापने के लिए आप अगर वो स्टेडियोमीटर यूज़ करोगे तो ये वैलिड नहीं होगा टेस्ट, क्योंकि स्टेडियोमीटर से हाइट नापता है ना। तो रिलायबिलिटी और वैलिडिटी में डिफरेंस क्या है, वैलिडिटी मतलब जो चीज़ चाहता है नापना वही चीज़ अगर नापे तो उसको बोलते हैं वैलिडिटी, और रिलायबिलिटी मतलब बार बार सेम रिजल्ट आए, ठीक है। तो इससे आप क्या समझ रहे हो, ये चीज़ रिलायबल है लेकिन वैलिड नहीं है, मतलब कोई चीज़ रिलायबल हो सकता है लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो वैलिड भी हो, लेकिन जो चीज़ वैलिड है वो ज़रूरी है कि रिलायबल भी हो वो। समझ में आया? समझ में आया? देखो इस केस में, देखो फर्स्ट केस में गुड रिलायबिलिटी है लेकिन पोर वैलिडिटी है, सेकेंड केस में तो कुछ भी नहीं है, दोनों ही गलत है, मतलब दोनों ही खराब है। और थर्ड केस में देखो बीच में आया ना, जहाँ पर आना चाहता था, रिजल्ट आना चाहिए था वहीं पे आया, और जितना बार भी किया वही सेम टाइप का रिजल्ट आया, इसीलिए वैलिडिटी रिलायबिलिटी दोनों ही सही है, ठीक है। Yes. अब देखो रिलायबिलिटी वैलिडिटी तो समझ में आ गया, अब ऑब्जेक्टिविटी क्या है। रिलायबिलिटी मतलब बार बार मैं बार बार मैं टेस्ट कर रहा हूँ और सेम रिजल्ट आ रहा है, मैं टेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है, पर्सन Simple. एक्स टेस्ट कर रहा है, और वैलिडिटी मतलब जो नापना चाहता है वही नाप रहा है, ठीक है। और ऑब्जेक्टिविटी मतलब देखो क्या है, एक टेस्ट को, कोई एक टेस्ट को एक्स वाई जेड ए बी सी कितना भी पर्सन से टेस्ट करवा लो वो सेम ही रिजल्ट देगा। ऑब्जेक्टिविटी, दैट इज ऑब्जेक्टिविटी। मतलब रिलायबिलिटी मतलब एक पर्सन Uniformity बार of the बार, test. एक, और रिलायबिलिटी मतलब एक पर्सन 10 बार टेस्ट कर रहा है वो सेम ही घुमा फिरा के रिजल्ट आ रहा है। और ऑब्जेक्टिविटी मतलब एक टेस्ट को डिफरेंट टेस्टर्स टेस्ट कर रहा है, ठीक है, उसको बोलेंगे ऑब्जेक्टिविटी। क्लियर है? Yes क्लियर? sir. नाउ देखो रिलायबिलिटी का कुछ टाइप्स है, मतलब कैसे रिलायबिलिटी एस्टैब्लिश करोगे, Yes, clear. ठीक है, कैसे रिलायबिलिटी एस्टैब्लिश करोगे, इसका कुछ टाइप्स है। व्हाट आर द दोज टाइप्स? टेस्ट रिटेस्ट, एक जो टेस्ट है, कोई एक टेस्ट है ना,
उसको डिफरेंट टाइम पे टेस्ट करते रहो। अगर वो सेम रिजल्ट दे रहा है, मतलब आसपास की रिजल्ट दे रहा है, तो हम बोल सकते हैं उसका मतलब रिलायबिलिटी अच्छा है। ठीक है, समझ में आया? टेस्ट टेस्ट क्या होता है? आज टेस्ट किया, एक महीने बाद टेस्ट किया, फिर 2 महीने बाद टेस्ट किया, ऐसे करके टेस्ट करके देखो, उसका रिजल्ट का देखो, कंपैरिजन करो उसका रिजल्ट का, जो रिजल्ट आ रहा है वो होता है टेस्ट रीटेस्ट मेथड। ऑल्टरनेटिव, इक्विवेलेंट और पैरेलल फॉर्म, ये क्या होता है? एक टेस्ट का ना बहुत सारा वर्जन्स होता है, उस वर्जन्स को कंडक्ट करके, मतलब उस टेस्ट का वर्जन्स को कंडक्ट करके आपस में कंपैरिजन करो, उसको बोलता है ऑल्टरनेटिव, इक्विवेलेंट या फिर पैरेलल फॉर्म। जैसे कि क्या क्या एग्जांपल दूँ इसके लिए? एफर्ट टेस्ट। एफर्ट टेस्ट पता है ना सबको, मोस्ट कॉमन है हमारा फील्ड पे। तो एफर्ट टेस्ट का बहुत सारा वर्जन है, देखना बहुत बार चेंज किया गया, मॉडिफाई किया गया उसको, कुछ टेस्ट ऐड किया, कुछ को हटा दिया गया, कुछ को मतलब पहले तो था 600 यार्ड्स, उसको 1000 यार्ड किया गया, फिर 1000 मीटर किया गया, 1000 मीटर कभी किया गया, तो ऐसे मॉडिफाई किया गया। तो उस टेस्ट का डिफरेंट डिफरेंट जो टेस्ट का मतलब क्या बोलते हैं, डिफरेंट डिफरेंट उसका टाइप्स जो या फिर वर्जन्स जो है, उनको टेस्ट करके कंपैरिजन करो। जो रिजल्ट आएगा अगर आसपास आया तो उसको हम बोलेंगे इसका रिलायबिलिटी अच्छा है। ठीक है, फिर स्प्लिट अप। स्प्लिट अप, स्प्लिट अप मतलब एक टेस्ट है, उसको दो पार्ट में डिवाइड कर लो। ठीक है, एक टेस्ट को दो पार्ट में डिवाइड कर लो, अब उस दो पार्ट के अंदर कोरिलेट करो, अच्छा रिजल्ट आया तो अच्छा है, मतलब वो रिलेट को क्या बोलते हैं, रिलायबिलिटी अच्छा है। अब एक है ट्रूडर रिचर्डसन। ट्रूडर रिचर्डसन का एक फॉर्मूला है, उसने दिया था, ये जो फार्मूला है ये जस्ट याद रखना है, ये इसका न्यूमेरिकल वगैरह कुछ नहीं आता है, इसको याद रखना है बस, इस फार्मूला को। तो ये जो फार्मूला दिया था उस हिसाब से भी हम तो कैलकुलेट करके भी रिलायबिलिटी एस्टेब्लिश कर सकते हैं। इसका कुछ नॉर्म्स भी है, इससे अगर इतना आया तो मतलब इससे इतना अगर वैल्यू आया तो अच्छा है, उससे अगर कम आया तो थोड़ा अच्छा है, ऐसा करके एक नॉर्म्स भी है ट्यूलर रिचर्डसन का। तो इम्पॉर्टेंट है ये फार्मूला याद रखना। चार ऑप्शन दे देगा, इनमें से ट्यूलर रिचर्डसन वाला फार्मूला कौन सा है, ऐसा आता है क्वेश्चन। ठीक है, इसमें समझाने की बात नहीं है कुछ। और एक है क्रॉनबैक्स अल्फा, इसमें 0.7 होता है, इससे अगर ऊपर आया वैल्यू तो अच्छा है क्रॉनबैक्स अल्फा का। ठीक है, इसका भी ये फार्मूला है, ये इसको भी नाम या मतलब फार्मूला याद रखना है बस, और कुछ नहीं करना है। ठीक है, इसमें भी समझाने की बात नहीं है। ना वैलिडिटी, टाइप्स ऑफ वैलिडिटी, ठीक है ना। देखो, एक होता है लॉजिकल और फेस वैलिडिटी। फेस मतलब, फेस मतलब क्या है किसी का, बताओ फेस क्या होता है? हमारा ऊपर का चेहरा होता है ना, मुख है। तो हाँ मुख। तो यहाँ पर फेस वैलिडिटी मतलब क्या है, जो चीज़ आप मेज़र कर रहे हो वो सारी चीज़ कवर हो उस पर। मतलब आपने एक टेस्ट बनाया फुटबॉल का, सॉकर एबिलिटी टेस्ट, मान लो कोई एक सॉकर एबिलिटी टेस्ट बनाया, तो सॉकर एबिलिटी टेस्ट में ज़रूरी है कि उस पर ड्रिबलिंग भी कवर हो, पासिंग भी कवर हो, शूटिंग भी कवर हो, गेम सेंस भी कवर हो, सारी चीज़ें कवर हो। ठीक है ना, तभी हम उसको परफेक्ट एक सॉकर एबिलिटी टेस्ट बोलेंगे। नहीं तो आप अगर पासिंग पे कर रहे हो तो उसको ऐसे बोल दो कि पासिंग, सॉकर पासिंग एबिलिटी टेस्ट, आप डिलिमिट कर दो उसको। नहीं तो अगर आप बोल रहे हो कि सॉकर एबिलिटी टेस्ट या फिर सॉकर स्किल एबिलिटी टेस्ट, तो सारे सॉकर का जो स्किल है वो कवर होना चाहिए, इसी को बोलेंगे फेस वैलिडिटी। ठीक है, फेस उसका, उसका फेस से रिप्रेजेंट करना चाहिए हर चीज़। ठीक है, सर और एक बार। फेस मतलब क्या है? फेस मतलब है सारी चीज़ें, मतलब जो अब दिख रहा है, जो चीज़ दिख रहा है हमारे सामने, उसका वैलिडिटी। मतलब सॉकर का एग्जांपल दिया, सॉकर एबिलिटी टेस्ट का, अगर सॉकर एबिलिटी टेस्ट आप अगर कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, एक सॉकर एबिलिटी टेस्ट बना रहे हो, तो उसमें क्या है, सारी चीज़ें कवर होना चाहिए सॉकर में, जो जो चीज़ें होता है। एक फुटबॉल प्लेयर्स को अच्छा फुटबॉल खेलने के लिए जो जो चीज़ होता है वो सारी चीज़ें उस टेस्ट में कवर होना चाहिए, इसको बोलेंगे सॉकर एबिलिटी, सर सॉरी फेस मैकडोनाल्ड, वैलिडिटी। मैकडोनाल्ड्स का जो टेस्ट है वो, कौन सा? मैकडोनाल्ड्स का टेस्ट, अच्छा मैकडोनल्ड, मैं अल्फांसो वो सोच तो रहा था। बॉलिंग एबिलिटी मतलब स्किल। हाँ वो वॉली एबिलिटी है। वो पता है क्या है, किकिंग एंड बॉलिंग। वो कुछ कुछ चीज़ों में उतना रिलायबल रिजल्ट नहीं देता है।
आपको सुन के मतलब थोड़ा ताज्जुब होगा कि वो सारे जो हम लोग पढ़ते हैं ना टेस्ट एंड मेजरमेंट में, उसका मैक्सिमम टेस्ट मतलब वो बोल सकते हो 60-70% टेस्ट उसको कैसे बनाया गया था, मास्टर डिग्री का डिजर्टेशन पे। ये फैक्ट है। मास्टर डिग्री का डिजर्टेशन, अब मास्टर डिग्री का डिजर्टेशन जो यस सर। बनाया गया इसका एक पॉजिटिव रिजल्ट मतलब इम्पैक्ट भी है कि वो लोग सोचो मतलब अमेरिका या फिर इंग्लैंड या फिर न्यूजीलैंड, उस मतलब वेस्टर्न कंट्रीज में कितना अच्छा रिसर्च के बारे में मतलब इम्प्रोवाइज किया जाता है बच्चों को, कि वो लोग टेस्ट बना रहा है। हम लोग टेस्ट पीएचडी में भी नहीं बनाते हैं, बहुत लिमिटेड है। तो सोचो वो लोग मास्टर डिग्री में बना रहे हैं, कितना एडवांस है रिसर्च के बारे में। एक सर एक अफाट वेबसाइट जो पे बनाया जाके। है वो तो डिजर्टेशन। हाँ, अफाट। मैक्सिमम वही है। जो और एक पॉजिटिव चीज़ तो ये हो गया, नेगेटिव चीज़ क्या है, नेगेटिव चीज़ ये है कि उनका मास्टर डिग्री में नॉलेज उतना नहीं रहता है, कैसे रिलायबिलिटी वैलिडिटी वगैरह एस्टेब्लिश करना है। उसके लिए पीएचडी वगैरह करना पड़ता है, स्पेसिफिक कोर्सेज करना पड़ता है इसके लिए। तो वो अगर नॉलेज नहीं रहेगा तो क्या होगा, ठीक ठाक टेस्ट कंस्ट्रक्ट नहीं होगा। तो ये बात है, ठीक है ना। आपने जो बोला ना मैकडोनल्ड सॉकर टेस्ट, वो कुछ चीज़ में बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, कुछ में अच्छा रिजल्ट नहीं देता है, खामियां बहुत सारे रह जाता है। ठीक है, तो फेस वैलिडिटी समझ आया। यस सर। फिर आता है ज्यूरी ओपिनियन। कोई एक अच्छा एक्सपर्ट ग्रुप अगर कुछ बोल दे तो उसको वैलिड माना जाता है। जैसे कि हम लोग तो कुछ भी ट्रेनिंग दे देते हैं इंडिया में पीएचडी वगैरह कराने के लिए, कुछ भी ट्रेनिंग दे देते हैं, कुछ भी करा लेते हैं। लेकिन कोई अगर ऐसे मान लो क्वेश्चन पूछ ले, मान लो मैं एक फुटबॉल का ट्रेनिंग दे रहा हूँ, ठीक है, फुटबॉल स्पेसिफिक कुछ ट्रेनिंग दे रहा हूँ। तो उसमें क्या हुआ, कोई तो मुझे ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि आप जो ट्रेनिंग दे रहे हो आपके पास स्पेशलाइज्ड डिग्री क्या है, या फिर आप ये ट्रेनिंग देने के लिए एलिजिबल हो या फिर कैपेबल हो, इसका प्रूफ क्या है। इसका कुछ प्रूफ है मेरे पास, मेरे पास तो कुछ नहीं है। मैंने जस्ट बीपीएड ग्रेजुएशन, बीपीएड एमपीएड जो भी किया हूँ उसमें स्पेशलाइजेशन था मेरा फुटबॉल। स्पेशलाइजेशन मतलब क्या है, मैं बेसिक स्किल में एक्सपर्ट हूँ। स्पेशलाइजेशन का यही मतलब है, जो स्किल्स होता है बेसिक स्किल्स या फिर एडवांस स्किल्स में एक्सपर्ट हूँ। मैं ट्रेनर के लिए सर्टिफाइड ट्रेनर नहीं हूँ, एज ए ट्रेनर मैं सर्टिफाइड नहीं हूँ, है ना। मेरा ना मतलब वो डिप्लोमा है, एनएस डिप्लोमा, ना एमएससी इन कोचिंग है, कुछ नहीं है मेरे पास। या फिर जो एनएससीए वाला जो स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोचिंग है, वैसा भी कुछ डिग्री नहीं है मेरे पास। फिर भी मैं ट्रेनिंग दे दे रहा हूँ, मेरा थीसिस भी अप्रूव हो जा रहा है, रिसर्च भी हो जा रहा है, पीएचडी होल्डर भी हो जा रहा हूँ, सब कुछ हो जा रहा हूँ। ठीक है ना। तो इसके लिए क्या किया जाता है, जूरी ओपिनियन को माना जाता है। कुछ एक्सपर्ट ग्रुप होता है, उनसे अगर साइन वगैरह करा लो या फिर उनका स्टेटमेंट ले लो कि हाँ दिस इज़ वैलिड, दिस टाइप ऑफ स्टेटमेंट या फिर दिस टाइप ऑफ टूल इज़ वैलिड, तो उसको वैलिड माना जाता है, मतलब उनके बातों के हिसाब से। इसको बोलते हैं जूरी ओपिनियन। ठीक है, क्लियर। फिर से यस सर। समझोगे सब। Yes, clear. फिर आता है और एक बात सर। जूरी ओपिनियन, मतलब एक एक्सपर्ट जूरी, जूरी कहाँ बैठता है, कोर्ट पे जूरी बैठता है। कोर्ट पे जूरी बैठता है, एक स्पेशल जूरी, जजेस का बेंच होता है किसी एक पर्टिकुलर हाई प्रोफाइल केस को हैंडल करने के लिए। जैसे निर्भया रेप केस था ना, उसमें क्या था दिल्ली में, जो मतलब बैड इंसिडेंट हुआ था, बहुत ही खराब इंसिडेंट, उस पर क्या होता एक जूरी मतलब एक कमेटी बोल सकते हैं इसको, जजेस की कमेटी बैठाया गया था ताकि वो उस केस को स्पेशली मॉनिटर कर सके। और वो क्या है, वो जो जूरी का जो मेंबर होता है वो स्पेशल मतलब उस चीज़ में स्पेशलाइज्ड होता है, मतलब क्रिमिनल लॉयर वगैरह होता है वो। मतलब उस इस टाइप को केस को मतलब इस टाइप का केस को उन्होंने पहले भी हैंडल कर चुका है सक्सेसफुली। उन लोगों को ही बैठाया जाता है, इस जूरी पे शामिल किया जाता है। तो वो उसका स्टेटमेंट या फिर उसका कुछ रिटर्न कुछ चीज़ें वैलिड माना जाता है। ठीक है ना, इसको बोलते हैं जूरी ओपिनियन। क्लियर। यस सर। Yes. फिर आता है नॉन ग्रुप। नॉन ग्रुप का मतलब क्या है, एक मान लो 30 लोगों का एक ग्रुप है, उनके ऊपर कोई एक ट्रीटमेंट दिया गया और उनका रिजल्ट कुछ निकला, अच्छा बुरा कुछ भी हो निकला, सर्टेन अमाउंट का कुछ रिजल्ट निकला। अब क्या हो गया, उसके ऊपर फिर से एक टेस्ट किया गया, उस सेम 30 ग्रुप पे सेम टाइप ऑफ ट्रेनिंग दिया गया, फिर सेम टाइप ऑफ ट्रीटमेंट दिया गया, फिर टेस्ट निकाला गया। तो जो नेक्स्ट वाला आया ना, उसको हम वैलिड मानेंगे, क्यों, क्योंकि पहले वाला वैलिड था। पहले वाला वैलिड था तो सेकंड वाला जो रिजल्ट है वो भी वैलिड ही होगा, अगर आसपास का रिजल्ट आ रहा है तो वैलिड ही होगा। ठीक है।
क्योंकि वो पहले से ग्रुप एस्टेब्लिश्ड है ना, ऑलरेडी प्रूव्ड है साइंटिफिकली उस ट्रेनिंग के लिए या फिर उस पर्पस के लिए, पर्टिकुलर पर्पस के लिए। ठीक है। हेलो। Yes, yes. हाँ, फिर कंटेंट वैलिडिटी। कंटेंट वैलिडिटी मतलब मान लो आप बोल दिए हो कि कल आपका टेस्ट होगा ऑन केमिस्ट्री। ठीक है, केमिस्ट्री पे टेस्ट होगा। अपने क्वेश्चन पेपर बनाया, बच्चों ने देखा कि बायोलॉजी का क्वेश्चन है, तो कंटेंट ही गलत हुआ ना, ये तो कंटेंट ही गलत हुआ। तो इसको बोलते हैं, इस मतलब इसका क्या है, कंटेंट वैलिडिटी बहुत पोर है। कंटेंट वैलिडिटी वही है जो नापना चाहते हो, वही मतलब उसी का रिलेटेड टूल वगैरह यूज़ किया जाए। कल वो ग्रेप का एग्जांपल दिया था मैंने, वेइंग ब्रिज और ग्रेप ग्रेप का। वेइंग ब्रिज भी वेट नापता है, बड़ा वेट, और ग्रेप भी मतलब जो सब्जी वगैरह के लिए तोलने के लिए जो वेट मशीन होता है, वो भी वेट ही नापता है। लेकिन दोनों का पर्पस अलग है, दोनों के लिए वेट डिस्ट्रीब्यूशन, वेट कैटेगरी सब कुछ अलग है ना। वेइंग मशीन टॉन्स में नापता है और ये ग्राम पे नापता है, कितना डिफरेंस है सोचो, लेकिन दोनों वेट ही नापेगा। ठीक है, ये इस टाइप को बोलते हैं कंटेंट वैलिडिटी। फिर कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी, जो चीज़ कर रहे हो उस हिसाब से कंस्ट्रक्ट होना चाहिए चीज़ें। मतलब मान लो कि आप साइकोलॉजिकल प्रोफाइल नहीं तो एंग्जाइटी नापना चाह रहे हो, तो जो क्वेश्चंस वगैरह है वो या फिर जो टूल है वो एंग्जाइटी रिलेटेड टूल ही होना चाहिए। घुमा फिरा के वो एंग्जाइटी रिलेटेड टूल ही होना चाहिए। ध्यान रखना है कि एंग्जाइटी का क्लोजली जो टर्म्स वगैरह है वो नाप ना दे। ठीक है, जैसे कि मेंटल अनस्टेबिलिटी या फिर एग्रेशन, ये सब नाप ना ले वो। ठीक है, या फिर बहुत एक मतलब बहुत ही गलती होता ही रहता है कि नापना चाह रहे क्वालिटी ऑफ लाइफ, नाप लिया वेलनेस। ये होता ही रहता है गलती। ठीक है, मतलब गलत क्वेश्चनर यूज़ किया या फिर जो क्वेश्चनर बनाया वो वेलनेस नाप रहा है, क्वालिटी ऑफ लाइफ ना नाप के। क्योंकि दोनों सेम मतलब मोर ओवर सिमिलर चीज़ ही है दोनों चीज़, दोनों जो वेरिएबल है। ठीक है, इसको बोलते हैं कॉन्स्ट्रक्ट वैलिडिटी। रहता है क्राइटेरियन वैलिडिटी। क्राइटेरियन वैलिडिटी मतलब एक मान लो टेस्ट, मैकडोनल्ड सॉकर टेस्ट, मैकडोनल्ड सॉकर टेस्ट को अभी हम लोग मान लेते हैं बहुत ज़्यादा वैलिड है। ठीक है, और एक आपने टेस्ट बनाया, कोई एक XYZ फुटबॉल के लिए टेस्ट बनाया। ठीक है, दो टेस्ट बनाया। मैकडोनल्ड सॉकर टेस्ट ऑलरेडी एस्टेब्लिश टेस्ट है, और XYZ जो टेस्ट बनाया वो अभी बनाया आपने। ठीक है, अब इस टेस्ट का वैलिडिटी कैसे निकालोगे, जो XYZ जो आपने बनाया उसका। इसका प्रोसेस ये है कि इसको भी टेस्ट करो, मतलब बच्चे वगैरह देके इस टेस्ट के थ्रू गुजारो बच्चों को, इसको भी गुजारो। ठीक है ना। अब दोनों के बीच में कोरिलेशन देखो, अगर अच्छा कोरिलेशन आया मतलब पॉजिटिव आया तो फिर इसका वैलिडिटी सही है। किससे कोरिलेट करना है, मतलब कोई भी अगर टेस्ट वगैरह बना रहे हो तो उसको किससे कोरिलेट करना है, जो ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड है उसके साथ कोरिलेट करना है। तो उसको बोलेंगे क्राइटेरियन रिलेटेड वैलिडिटी। ठीक है, और एक आता है जो कि मेंशन नहीं किया, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है इसीलिए, वो है जैसे प्रेडिक्टिव। कॉन्करेंट है, जैसे कॉन्करेंट हो गए है। हाँ, कॉन्करेंट कॉन्करेंट क्राइटेरियन के अंदर ही आता है, कॉन्करेंट और प्रेडिक्टिव आता है। क्राइटेरियन के अंदर ही आता है प्रेडिक्टिव और कॉन्करेंट। ठीक है, प्रेडिक्टिव जो क्राइटेरियन है ना वो जो कॉन्करेंट बोला मैं यही बोला है ना। ओके। आपने तोड़ मतलब कॉन्करेंट बोला इसीलिए मैंने अभी उसको तोड़ दिया कि दो पार्ट में, एक होता है कॉन्करेंट, क्राइटेरियन का दो पार्ट होता है, एक होता है कॉन्करेंट, एक होता है प्रेडिक्टिव। कॉन्करेंट जो बोला मैंने ये बोला, प्रेडिक्टिव मतलब प्रेडिक्ट कर लेता है किसी टेस्ट के थ्रू कि ये दैट इज वैलिड। फॉर एग्जाम्पल नेट क्यों लिया जाता है, नेट एग्जाम देखा जाता है एलिजिबिलिटी, एक नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट है ना। किसके लिए एलिजिबिलिटी है, आपके रिसर्च रिलेटेड, रिसर्च ओरिएंटेड काम के लिए। मतलब ये माना जाता है कि अगर आपने नेट पास कर लिया तो आप रिसर्च के लिए एलिजिबल हो, या फिर आप रिसर्च कर पाओगे, कर सकते हो रिसर्च। तो ये क्या हो गया, प्रेडिक्ट कर लिए, NTA ने प्रेडिक्ट कर लिए कि नेट अगर कोई स्टूडेंट पास कर लिया तो रिसर्च के लिए वो एलिजिबल है, या फिर अच्छे से रिसर्च कर पाएगा। नहीं तो ऐरा गैरा कोई भी PhD करना शुरू कर देता ना। हेलो, बातें समझ रहे हो मेरा, नहीं तो कोई भी रिसर्च करना शुरू कर देता। तो इसी को बोलेंगे हम प्रेडिक्टिव वैलिडिटी, प्रेडिक्ट कर लेता है।
ठीक है, क्लियर? कैसे? Yes, yes, clear. रिलायबिलिटी का टाइप्स। आज के लिए इतना ही, कल फिर पढ़ेंगे, ठीक है? सर वेरिएटी और रिलेटिव को 0.93 को और इस हाँ तरफ वो क्यों दिखा है? डिपेंड, 0 वो पॉइंट। आप वो मैटर करता है कि किसका आप प्रोसेस यूज़ कर रहे हो, वो मैटर करता है। क्रॉनबैक अल्फा के लिए अलग है, क्रूडा डिचरसन के लिए अलग है, ये सब अलग अलग है ये सब, ठीक है? वो मैटर करता है, मतलब डिफर करता है उसका, उसका फिक्स्ड नहीं है कुछ। वो फिक्स्ड चार्ट आपको मिल जाएगा, वो फिक्स चार्ट आपको मिल जाएगा, अब गूगल वगैरह में सर्च करोगे तो फिक्स चार्ट मिल अच्छा जाएगा। जी। लेकिन वो कोलाज करके, मतलब मिला जुला के दिया हुआ है वो चीज़, ठीक है? समझ आया? ओके सर। ओके, आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे, है ना? ओके, गुड नाइट सर।